भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद आदरणीय जफर इस्लाम साहब आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आर्थिक विशेषज्ञ आदरणीय जफर जी से होगा, आपको संबोधित करें। धन्यवाद मयूख जी। आप सभी लोग, प्रेस के लोग जो आज प्रेस वार्ता में आए हैं, आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, वैसे तो अक्सर प्रेस ब्रीफिंग होती है, लेकिन आज का प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि आज के प्रेस ब्रीफिंग में नॉर्मल अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आज पूरा देश गर्वान्वित है और भारत को जो सम्मान मिला है उसके बारे में इस प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देश किस ऊंचाई पे पिछले 11 साल में गया है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने किस तरह से देश की ऊंचाई पे जो जा रही है, ऊंचाई पे जो देश गया है उसके बारे में क्या रिपोर्ट लिखा है। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही डंका बज रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का नाम आता था। आज वो नाम बदल के हो गया है फैबुलस 4। अब जब मैं कहता हूं फैबुलस 4 दुनिया में, तो सिर्फ ये मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने इंग्लैंड के साथ जो अभी टेस्ट जीता उसके बाद इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग जो है फैबुलस 4 हो गई, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा है। जो अर्थव्यवस्था में तो भारत चौथे स्थान पे नॉक कर ही रहा है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स के बेसिस पे देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे, तो हम ऑलरेडी चौथे स्थान पे है, लेकिन जीडीपी के बेसिस पे हम बिल्कुल नॉक कर रहे हैं और जो थोड़े समय में हम चौथे स्थान पे भी आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे हम 697 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बेसिस पे हम चौथे स्थान में है। लेकिन अभी जो मैं फैबुलस 4 की बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो समाज में इक्वालिटी है उसके बारे में आया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि, और बहुत गर्वान्वित होकर कह रहा हूं कि पिछले 11 साल में जो हमने तरक्की की है, देश को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इक्वालिटी है समाज में वो भी हमने ध्यान रखा, उसका भी पूरा ध्यान हमने रखा। आज देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जिनी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो मापता है कि समाज में इनइक्वालिटी और इक्वालिटी किस तरह से है, उसको मापता है। अगर आपका रिपोर्ट देखे तो जो हमारे दो पहले रिपोर्ट थी उसमें 28.5 जो है, जो जिनी इंडेक्स था उसका रैंकिंग था 28.5। उसके बेसिस पे हम जो है बहुत इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से बढ़ा है उसमें पिछले रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है, सो 25.2 का इंडेक्स का जो नंबर है उसके बेसिस पे हम जो है दुनिया के 4वीं जो है ऐसी सोसाइटी है जो जिसमें समानता है, जो मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी है, उसमें 4वें स्थान पे आए हैं। ये कैसे ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक हो गया है। ये कोई एक दिन रात में उठे, सुबह में सोया, रात में सुबह उठे और देखा कि हम चौथे स्थान पे मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी दुनिया के हो गए, ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे जाहिर है विजन होगा, सोच होगा। नए भारत के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार का जिक्र किया है कि नए भारत का निर्माण करें। नए भारत में क्या है वो यही है, दर्शाता है जो आप इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जीनी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताता है कि हम अब मोस्ट जो सोसाइटी जिसमें इक्वालिटी है उसमें 4वें स्थान में। और आपको बताना चाहता हूँ ये 4वां स्थान जो है, हम G7 कंट्रीज है उससे बेहतर है। कोई भी G7 कंट्रीज हमसे नीचे में है। हमसे ऊपर सिर्फ या तो बेलारूस है, स्लोवेनिया है और एक और कंट्री है जो हमसे ऊपर है। बाकी सारे कंट्री, अमेरिका भी नीचे है और बाकी जितने वेस्टर्न वर्ल्ड है सब नीचे है। एक बात और बताना चाहता हूँ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को प्यू रिपोर्ट जो है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेसी में भी हम 4वें स्थान फैबुलस 4 पे है। दुनिया में उससे ऊपर ही है।
हमारे जो टॉप 4 का है उसमें भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देश के जनता समझती है कि विकास के साथ डेमोक्रेसी को भी पालन होता है, और वो अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है उसके साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी दुनिया के कंट्री उससे आगे है। कुछ कंट्रीज हमसे, एक आध दो कंट्री जैसे स्वीडन हमसे आगे है, लेकिन बाकी यूएस, यूके, सारी कंट्री जो दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर देते हैं, हम उनसे आगे हैं। ये अपने आप में एक गर्वान्वित होने वाली बात है। और जाहिर है ये ऐसे तो नहीं हुआ कि एक दिन में सोचा और हो गया। हमने जाहिर है इसके बारे में सोचा होगा, समझा होगा, और विजन इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया होगा। और इसलिए जो अर्थव्यवस्था जो है उसको हमने मजबूत करने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से हम फैबुलस 4 में आ गए हैं। जब फैबुलस 4 में आए हैं तो इसके पीछे सोच होगी और वो विजन होगा, और किस तरह से हम आगे बढ़े उसका पूरा जो है 11 साल का जो जर्नी है वो दिखाता है कि हमने गरीबों का हाथ थामा है, गरीबों को मजबूत किया है, हमने विकास किया है, लेकिन समानता को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है, उसको इग्नोर नहीं किया है। हमने गरीबों के लिए नए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं। आज अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताता है कि अगर $3 से अगर कम इनकम आपकी है, पहले के रिपोर्ट में $2.15 था, अब $3 है, तो 27% ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन अब वही $3 के नीचे वाले जो नंबर है उसमें हम 27% से नीचे घट के 5.35% है। मानो जो हमने बार बार कहा है कि गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है। हम तो जानते थे कि जिस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई है, चाहे आप देखिए आयुष्मान भारत स्कीम हो, आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है, एक गरीबों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनको अपने घर बेचने की जरूरत नहीं है अगर इलाज कराना है। ये दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन गया है आयुष्मान भारत स्कीम। आज 41 करोड़ लोग, 42 करोड़ लोग इस आयुष्मान भारत कार्ड होल्ड कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिनको आज सरकार की तरफ से यह सहायता मिली है कि ताकि वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए वो अपना इलाज करा सके। उसी तरह देखिए, कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट से ब्रॉडबैंड, आज 55-56 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। जो लोग बैंकेबल नहीं थे, जो लोग जो बैंक से वंचित रहे थे, जो कभी बैंक के बारे में नहीं जानते थे, आज उनके अकाउंट्स, भारत के प्रधानमंत्री की सोच ने आज उन लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए और उनके बैंकों में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो आज 44 लाख करोड़ का हमने ट्रांसफर किया है। उस 44 लाख करोड़ में से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख करोड़ हमने बचाया है। वो कैसे बचाया? जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे, वो ऐसे थे कि 3.5 लाख करोड़ वैसे लोगों को जा रहा था जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे। ये कांग्रेस के पैदा किए हुए लोग थे जो कभी देश में कभी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनका नाम, पता, उनका सब कुछ था। लेकिन जब हमने उसको लिंक किया आधार से तो पता चला ये सब फर्जी लोग थे। तो 3.5 करोड़ लोग ऐसे भी थे। 3.5 लाख करोड़ उन लोगों को से बचाया जो आज गरीबों के परिवार को हम इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे उनको गैस कनेक्शन दें, चाहे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दें, चाहे उनके घर में पानी जल कनेक्शन दे। ये सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं, या फिर उनके घर तक राशन पहुंचाए। इसलिए दे पा रहे हैं इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हम विकास तो करेंगे लेकिन हम गरीबों को मजबूत करेंगे। तो हमने गरीबों को मजबूत करने की जो कोशिश की थी, आज गरीब मजबूत हो रहा है, दुनिया की रिपोर्ट भी दर्शा रही है। और साथ साथ हमने अमीरों को भी जिम्मेदार बनाया है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के प्रति, वो भी उनको एहसास दिलाया है, ताकि देश में एक समानता रहे, इक्वालिटी रहे। और उसकी उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने पॉलिसी मेजर्स ऐसे लिए ताकि देश भी मजबूत हो और साथ साथ देश की जनता भी मजबूत हो। तो ये बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो या फिर उनके बड़ बोले बहुत सारे नेता हैं, जो कि आज के देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। अरे भाई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है अगर सेविंग रेट पे, तो जाहिर है कि आपके जो लोन भी, जो जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने घर लिया और लोन पे घर लिया, उनके लोन के भी जो परसेंटेज थी, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता, तो वो भी कम हुआ है। लेकिन उनको ये कहाँ समझ में आएगा, उनको ये दिख नहीं रहा है कि गरीबी का स्लोगन, जो उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, आज गरीबी तो हटाया नहीं लेकिन स्लोगन ही देते रहते थे। आज हमने उस गरीबी को हटाने का काम किया है। और आज देश में अगर देखिए
तो गुर्बत कम हुई और इसीलिए गरीबी रेखा से लोग 27 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो इस तरह की बात करते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, भाई अर्थव्यवस्था देखिए, आप किस बेसिस पे मेजर करेंगे अर्थव्यवस्था में? आज के दुनिया के जो परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान की है, जिसका जीडीपी 6.5%, एस्टिमेटेड जीडीपी 6.5% है, वो रफ्तार से चल रही है। जबकि दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को अगर देखें तो उसका कंट्रैक्शन हो रहा है, 3% से घट के वो 2.4% पे जाने वाली है। और भारत का जो इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें 20%, 1/5 कंट्रीब्यूशन इस देश से आता है। तो हमारी स्थिति, हमारी स्टैंडिंग स्टेचर जो है वो दुनिया में अभी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को आज कंसर्न की तरह नहीं, जैसे 2014 में 13-14 में देखा जाता था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, करप्शन है, ये है, 10 तरह की बातें करते थे। आज फैबुलस इकोनॉमी और कॉन्फिडेंस और एडमिरेशन के साथ देखा जाता है कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो भारत में इन्वेस्ट करना है। ऐसे कई आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जिससे ये इस बात को हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अगर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, आज दुनिया में सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसी है जो हमसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे पास लगभग 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसी तरह से आप देखिए, अगर आप ग्रोथ में देखिए तो हमने कहा कि 6.5% जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए तो हमारा जो एफडीआई है वो रिकॉर्ड एफडीआई है, 81 बिलियन डॉलर का एफडीआई है इस साल। और अगर आप देखिए कांग्रेस के समय में, जो यूपीए के समय में 10 साल में जो आया था, $250 ट्रिलियन एफडीआई आया था, और हम 10 सालों में 3/4 मतलब 750 बिलियन से भी ज्यादा हम जो है वो एफडीआई लेकर आ चुके हैं। तो और अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट्स में देखिए तो एक्सपोर्ट्स में हमने जो है आज जो है 824 बिलियन, 824 बिलियन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रहा है, चाहे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो, चाहे आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो, दोनों एक्सपोर्ट जो है तेजी से बढ़ रहा है और रिकॉर्ड है 824 बिलियन। 2014 में 400 बिलियन था और अभी 824 में 77% की ग्रोथ हुई है। ये इसलिए हो सकता है कि पॉलिसी मेजर्स लिया है, जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, चाहे जीएसटी जैसे, तो जीएसटी में आप देखिए 2 लाख करोड़ का में करेक्शन जो था 2 लाख करोड़ का था। उसी तरह से आप अगर देखिए, अगर एनपीए रेजोल्यूशन के लिए, तो एनपीए रेजोल्यूशन हमने किया तो बैंकिंग कोड लेकर आए तो एनपीए रेजोल्यूशन हुआ, तो वहां पर भी हमने सारी रिकवरी की और रिकवरी के साथ बैंकों की स्थिति इतनी मजबूत की कि बैंक अब रिकैपिटलाइज भी किया, बैंक की स्थिति बढ़ गई, कैपिटल एडिक्वेसी भी बढ़ गई और बैंक जो है क्रेडिट ऑफटेक भी अब बहुत तेजी से होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि भाई हमारा इन्फ्लेशन कैसा है, नौकरियां नहीं है। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन उनको अपने समय में, यूपीए समय में देख लेना चाहिए कि एवरेज इन्फ्लेशन क्या था, और हमारे 10 साल के समय में देखना चाहिए कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है। आज सीपीआई इंडेक्स को देखें तो बिल्कुल नीचे दर पे 2.3 के आसपास है। और अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें, जो मैं बार बार आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा फूड इन्फ्लेशन साइक्लिकल रहता है सीजन के हिसाब से, तो आज घट के जो है, जो उस वक्त 5.6 था, आज घट के जो है 0.99% हो गया है। तो ये सब चीज दिखाता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, अर्थव्यवस्था से भी तेजी से चल रही है, हमारे गरीब भी मजबूत हो रहे हैं। और जॉब क्रिएशन के बारे में जब कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के सीनियर लीडर, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में आज 5 करोड़ की लाख मेंबरशिप है और हमने उनके पास 4 टाइम ज्यादा हमने जॉब क्रिएट किया। और उनके जिस तरह से उनकी पार्टी को लोग छोड़ने जा रहे हैं, तो लगता है कि, और जिस तरह से हम जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार जॉब क्रिएशन कर रही है, तो हमें लगता है कि 5 टाइम हो जाएगा। उनकी पार्टी की भी जो मेंबरशिप की स्ट्रेंथ है 140 साल पुरानी पार्टी की, हमने महज 10 साल में इतने जॉब क्रिएशन किए। आज 17 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट किए, जबकि उन्होंने अपने 10 सालों में सिर्फ 2.8 करोड़ जॉब क्रिएट किए थे, जबकि हमने 17.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया और तेजी से जॉब क्रिएट हो रहा है। और आप ये भी देखिए फॉर्मल इकोनॉमी में, तो आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से जॉब क्रिएट हो रहा है, तो ईपीएफओ के नंबर आपको साफ दिखते हैं कि हर महीने 20 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो रहे हैं, ईपीएफओ के नंबर अलोन। बाकी सारे और भी डेटा है जो देख सकते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी में जिस तरह से जॉब क्रिएट हो रहा है। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बताना चाह रहा था कि
हमारी अर्थव्यवस्था तो साथ बहुत अच्छी चल रही है और दुनिया इसको एडमायर कर रहा है। दुनिया, पूरे दुनिया में अगर कंसर्न है तो बाकी देशों में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूरोप में है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा कंसर्न है। एक्सटर्नल कंसर्न जो है हम समझते हैं, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है, वॉर हो रहा है, सब में हम लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आपके देश में जिस तरह से पॉलिसी मेजर्स और पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार ने ली है या बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत से और मजबूत होती जा रही है। उनके समय में रेंगती हुई अर्थव्यवस्था थी, अब हमारे समय में तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, आप जैसा मैंने कहा एक्सपोर्ट्स में, अगर एक्सप्रेस वे में देखिए, चाहे रेलवेज में देखिए, हर जगह पर हम या तो दुनिया में दूसरे स्थान में है, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में है। इस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ है पिछले 10 सालों में, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक बनेगी, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो भी हम पूरा करेंगे। और दुनिया में, विकसित भारत में, दुनिया में जो है टॉप की 3 इकोनॉमीज में भारत का नंबर 2 या नंबर 1 या नंबर 3, इसमें नंबर 2047 तक आएगा। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से दुनिया का कॉन्फिडेंस भारत के प्रति आ रहा है, जिस तरह से हमारे जो इनकम लेवल बढ़ रही है लोगों की, और जिस तरह से मार्केट की रेट हो रहा है, तो लोगों का पूरे दुनिया में जो है ध्यान भारत की तरफ है, आकर्षित हो रहा है। भारत को ही देखते हैं कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए और भारत में ही आगे अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ेगी। ग्रोथ कैपिटल जो है दुनिया का सब भारत में आ रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस पूरे नए भारत को बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान दिया कि हमारे देश की जनता कभी पीछे नहीं छूटे, इसलिए उनके दामन को थामा, उनके हाथ को मजबूत किया, उनको पॉवर्टी से निकाला, उनको हर तरह के स्कीम लेकर आए, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो SC ST के लिए जो स्टैंड अप स्कीम लेकर आए, या फिर आप आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लेकर आए। ऐसे बहुत सारे स्कीम लेकर आए जिससे उनका जो ईज ऑफ लिविंग बढ़े, और उसी को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बैंक ने कि हमारे जीनी इंडेक्स में भारत के में जो इक्वालिटी बढ़ी है और इनइक्वालिटी कम हुई है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज पूरे देश गर्वान्वित हो रहा है, जिसने भी इस रिपोर्ट में, कई जगह दुनिया में ये रिपोर्ट छपी है, और हर लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और जनता को साथ लेकर चला, उसका ही नतीजा है कि आज इनइक्वालिटी कम हुई है, गुर्बत से बाहर लोग निकले हैं। और इसीलिए मैं गर्व से कह रहा हूं कि इसीलिए आज अप्रूवल रेटिंग जो दुनिया में आई है लीडरशिप के बारे में, ग्लोबल लीडर्स में, आज मैं कहना चाहता हूं ग्लोबल लीडर्स में मैं बड़े गर्व से दिखाना चाहता हूं कि उसमें भारत के प्रधानमंत्री की 78% अप्रूवल रैंकिंग है। मींस दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा जो अपने देश की चिंता करने वाला अगर कोई लीडर है तो भारत का प्रधानमंत्री, जो 78% जो अप्रूवल रेटिंग के साथ आया। तो ये मैं 3 बड़े रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। एक तो वर्ल्ड बैंक के जीनी इंडेक्स से कैसे भारत में इनइक्वालिटी कम हुई है, गुर्बत कम हुई है। दूसरा मैंने जो डेमोक्रेसी के बारे में आए उसके बारे में, भारत जो है टॉप 4 में आता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए। देश की जनता खुश है कि अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी बहुत अच्छा से चल रहा है, डेमोक्रेसी का बहाल है यहाँ पर। और तीसरा कि लीडरशिप, ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है कि देश की लीडरशिप की वजह से, और देश के लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग आई है। इवन अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट को देखिए तो 50% अप्रूवल रेटिंग के साथ है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की 78% अप्रूवल रेटिंग है। तो जो कांग्रेस पार्टी या उस तरह की पार्टियां जब इस तरह की बातें करते हैं, गुमराह करने के लिए बात करते हैं, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो स्लोगन देते थे, हमने वो सच करके दिखाया है। हम डिलीवर करते हैं, इसलिए जिस मापदंड पे भी वो बोलना चाहते हैं हम उस पर सारे आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि हमने कैसे देश को आगे बढ़ाया है और देश कैसे तरक्की के रास्ते और तेजी से दौड़ रहा है। धन्यवाद। आपका कोई सवाल? आपके कोई प्रश्न हो तो शैलेंद्र, 1 मिनट शैलेंद्र। दो सवाल है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि जो विकसित देश हैं उनसे हम 2 मामलों में आगे हो गए। पहला तो समानता के मामले में हम कम असमान देश हैं अमेरिका से भी, और दूसरा डेमोक्रेसी में भी हम उनसे बेहतर हो गए अमेरिका सहित तमाम G7 देशों से। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो लोग विकसित देशों का उदाहरण देकर भारत की डेमोक्रेसी पर या फिर ज़्यादा असमान हो रहा है और कहा जा रहा है कि पूंजीवाद वाले सेंट्रिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो
उनको क्या पसंद है? देखिए ये वो लोग ढोंगी लोग जो इस तरह के बात लोगों को गुमराह करने के लिए कहते थे। हमें तो इस बात का अंदेशा था कि हम जिस तरह से पॉलिसी इनिशिएटिव लिया हमारी सरकार ने, हम देश की जनता को मजबूत बनाते हुए आगे चल रहे हैं और विकास के रास्ते चल रहे हैं। तो हमने विकास के रास्ते में कभी समानता को नहीं पीछे छोड़ा, लेकिन और डेमोक्रेसी के हर प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया। ये भी हमने पूरा उस फॉलो करते हुए आगे बढ़े। इसलिए आज दुनिया की रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है कि भारत सिर्फ अर्थव्यवस्था के हिसाब से मजबूत नहीं हुआ, भारत के सोसाइटी मजबूत हुई है, भारत के देश के लोग मजबूत हुए, और जो लोग इस बात को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए बोलते थे, आज उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। गौरव, दो सवाल है, पहला जफर जी से, दूसरा आपसे। बिहार के नेता आप हैं तो आपसे भी एक सवाल है। सर जफर जी आपसे, आप कह रहे हैं कि नीति देश में आया है, नितिन गडकरी जी का कल बयान आया है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि $3 प्रतिदिन अगर परिवार को मिल रहा है एक आदमी को तो वो अमीर है, मतलब गरीबी से बाहर है। ये आपको जायज लगता है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये ग्लोबल रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें जो भी मेथोडोलॉजी है वो पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। ये पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे रख के एक मेथोडोलॉजी अपनाया है, और उस मेथोडोलॉजी के बेसिस पे जो है उन्होंने जो सैंपल सर्वे लिया और उसके बेसिस से बनाया, उसके बेसिस पे बिल्कुल हमारे यहाँ $3 हमारे यहाँ के लिए भी वैलिड है, $3 बाकी दुनिया के लिए भी वैलिड है। हमसे भी बहुत सारे छोटे देश हैं जो वहाँ के लिए भी वैलिड है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में हमने हमारा देश, हम गर्व से कहते हैं हमारा देश इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका है इसलिए कि हमने उस दिशा में काम किया है कि गरीबों के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लेके आए। आप बताइए, पहले क्या आयुष्मान भारत जैसा स्कीम था, क्या जनधन जैसा स्कीम था, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था, क्या हम आधार कार्ड बनाते थे जिससे पहचान पत्र हो, जिसके बेसिस पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहते थे? क्या लोगों के, ये बात आपकी ताकत कितनी भी हो, लेकिन फिर भी सरकार समझती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको राशन भी देना चाहिए, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था। चाहे आप कितने भी हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ भत्ता मिलता था सरकार की तरफ से, सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। आज भारत इस मुकाम पे पहुंचा है, इस ऊंचाई पे पहुंचा है कि हम उस काबिल हो गए हैं कि हम अपनी जनता को राशन भी देते, फ्री राशन देते। इसलिए नहीं कि एहसान कर रहे, बल्कि उनका योगदान है इस देश में, और उनको देश के खजाने में उनको मिलना चाहिए देश के खजाने से, इसलिए हक है उनका, इसलिए मिलता है। संजय जी आपसे सवाल है, बिहार में 2 बड़े फैसले हुए हैं। पहली बार युवा आयोग के गठन की बात की गई है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा गया है जो युवाओं के लिए शायद बेहतर होगा। इसके अलावा महिलाओं को 35% आरक्षण सभी सरकारी नौकरी में होगा, ये बिहार सरकार का फैसला है। निश्चित तौर पे ये फैसला आया है, हम उन्नत बिहार की ओर अग्रसर हैं, और जब उन्नत बिहार की ओर अग्रसर हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है, इसमें लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जीविका का जो कार्य है वो देश ने देखा है, जीविका में भी हमने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। हमने 20 में जब चुनाव लड़ा था तो कहा था आत्मनिर्भर, तो अब आत्मनिर्भर युवा, और जो युवाओं के लिए विजन तैयार किया गया है, इस विजन में स्पष्ट है कि रोजगार, प्रशिक्षण और पढ़ाई सबका समन्वय होगा। उसके बाद निरंतर हम आगे बढ़ेंगे, युवाओं को अवसर मिलेगा, नशा मुक्ति और सामाजिक बुराई की भी दिशा में युवा आयोग काम करेगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का जो ये फैसला है, महिलाओं और युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। ये लगातार हम जो आगे बढ़ रहे हैं बिहार में, उसका परिणाम है, इसीलिए ऐसा ऐतिहासिक निर्णय आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, चलिए अब हो गया। आप सभी लोग, प्रेस के लोग जो आज प्रेस वार्ता में आए हैं, आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, वैसे तो अक्सर प्रेस ब्रीफिंग होती है, लेकिन आज का प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि आज के प्रेस ब्रीफिंग में नॉर्मल अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आज पूरा देश गर्वान्वित है और भारत को जो सम्मान मिला है
उसके बारे में इस प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा हम आपके बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देश किस ऊंचाई पे पिछले 11 साल में गया है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने किस तरह से देश की ऊंचाई पे जो जा रही है, ऊंचाई पे जो देश गया है उसके बारे में क्या रिपोर्ट लिखा है। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही डंका बज रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का नाम आता था। आज वो नाम बदल के हो गया है फैबुलस 4। अब जब मैं कहता हूं फैबुलस 4 दुनिया में, तो सिर्फ ये मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने वेस्ट इंग्लैंड के साथ जो अभी टेस्ट जीता उसके बाद इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग जो है फैबुलस 4 हो गई, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा है। जो अर्थव्यवस्था में तो भारत चौथे स्थान पे नॉक कर ही रहा है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स के बेसिस पे देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे, तो हम ऑलरेडी चौथे स्थान पे है, लेकिन जीडीपी के बेसिस पे हम बिल्कुल नॉक कर रहे हैं और जो थोड़े समय में हम चौथे स्थान पे भी आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे हम 697 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बेसिस पे हम चौथे स्थान में है। लेकिन अभी जो मैं फैबुलस 4 की बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो समाज में इक्वालिटी है उसके बारे में आया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि, और बहुत गर्वान्वित होकर कह रहा हूं कि पिछले 11 साल में जो हमने तरक्की की है, देश को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इक्वालिटी है समाज में वो भी हमने ध्यान रखा, उसका भी पूरा ध्यान हमने रखा। आज देखिए जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जिनी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो मापता है कि समाज में इनइक्वालिटी और इक्वालिटी किस तरह से है, उसको मापता है। अगर आपका रिपोर्ट देखे तो जो हमारे दो पहले रिपोर्ट थी उसमें 28.5 जो है, जो जिनी इंडेक्स था उसका रैंकिंग था 28.5। उसके बेसिस पे हम जो है बहुत इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से बढ़ा है उसमें पिछले रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है सो 25.2 का इंडेक्स का जो नंबर है उसके बेसिस पे हम जो है दुनिया के 4वीं जो है ऐसी सोसाइटी है जो जिसमें समानता है, जो मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी है, उसमें 4वें स्थान पे आए हैं। ये कैसे ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक हो गया है। ये कोई एक दिन रात में उठे, सुबह में सोया, रात में सुबह उठे और देखा कि हम चौथे स्थान पे मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी दुनिया के हो गए, ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे जाहिर है विजन होगा, सोच होगा। नए भारत के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार जिक्र किया है कि नए भारत का निर्माण करें। नए भारत में क्या है वो यही है, दर्शाता है जो आप इस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जीनी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताता है कि हम अब मोस्ट जो सोसाइटी जिसमें इक्वालिटी है उसमें 4वें स्थान में। और आपको बताना चाहता हूं ये 4वां स्थान जो है हम G7 कंट्रीज है उससे बेहतर है। कोई भी G7 कंट्रीज हमसे नीचे में है। हमसे ऊपर सिर्फ या तो बेलारूस है, स्लोवेनिया है और एक और कंट्री है जो हमसे ऊपर है। बाकी सारे कंट्री, अमेरिका भी नीचे है और बाकी जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है सब नीचे है। एक बात और बताना चाहता हूं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को प्यू रिपोर्ट जो है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेसी में भी हम 4वें स्थान फैबुलस 4 पे है। दुनिया में उससे ऊपर ही है। हमारे जो टॉप 4 का है उसमें भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देश के जनता समझती है कि विकास के साथ डेमोक्रेसी को भी पालन होता है और वो अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है उसके साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हम फॉलो करते हैं। और यहां पर भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी दुनिया के कंट्री उससे आगे है। कुछ कंट्रीज हमसे, एक आध 2 कंट्री जैसे स्वीडन हमसे आगे है, लेकिन बाकी यूएस, यूके, सारी कंट्री जो दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर देते हैं, हम उनसे आगे हैं। ये अपने आप में एक गर्वान्वित होने वाली बात है। और जाहिर है ये ऐसे तो नहीं हुआ कि एक दिन में सोचा और हो गया। हमने जाहिर है इसके बारे में सोचा होगा, समझा होगा और विजन इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया होगा। और इसलिए जो अर्थव्यवस्था जो है उसको हमने मजबूत करने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से हम फैबुलस 4 में आ गए हैं। जब फैबुलस 4 में आए हो तो इसके पीछे सोच होगी और वो विजन होगा और किस तरह से हम आगे बढ़े, उसका पूरा जो है 11 साल का जो जर्नी है वो दिखाता है कि हमने
गरीबों का हाथ थामा है, गरीबों को मजबूत किया है। हमने विकास किया है, लेकिन समानता को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है, उसको इग्नोर नहीं किया है। हमने गरीबों के लिए नए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं। आज अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताता है कि अगर $3 से अगर कम इनकम आपकी है, पहले के रिपोर्ट पे $2.15 था, अब $3 है, तो 27% ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन अब वही $3 के नीचे वाले जो नंबर है उसमें हम 27% से नीचे घट के 5.35% है। मानो जो हमने बार बार कहा है कि गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है। हम तो जानते थे कि जिस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई है, चाहे आप देखिए आयुष्मान भारत स्कीम हो, आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है, एक गरीबों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनको अपने घर बेचने की जरूरत नहीं है अगर इलाज कराना है। ये दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन गया है आयुष्मान भारत स्कीम। आज 41 करोड़ लोग, 42 करोड़ लोग इस आयुष्मान भारत कार्ड होल्ड कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिनको आज सरकार की तरफ से सहायता मिली है कि ताकि वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए वो अपना इलाज करा सके। उसी तरह देखिए, कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट से ब्रॉडबैंड, आज 55-56 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। जो लोग बैंकेबल नहीं थे, जो लोग जो बैंक से वंचित रहे थे, जो कभी बैंक के बारे में नहीं जानते थे, आज उनके अकाउंट्स, भारत के प्रधानमंत्री की सोच ने आज उन लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए और उनके बैंकों में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो आज 44 लाख करोड़ का हमने ट्रांसफर किया है। उस 44 लाख करोड़ में से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख करोड़ हमने बचाया है। वो कैसे बचाया? जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे, वो ऐसे थे कि 3.5 लाख करोड़ वैसे लोगों को जा रहा था जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे। ये कांग्रेस के पैदा किए हुए लोग थे जो कभी देश में कभी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनका नाम, पता, उनका सब कुछ था। लेकिन जब हमने उसको लिंक किया आधार से तो पता चला ये सब फर्जी लोग थे। तो 3.5 करोड़ लोग ऐसे भी थे। 3.5 लाख करोड़ उन लोगों को से बचाया जो आज गरीबों के परिवार को हम इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे उनको गैस कनेक्शन दे, चाहे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे, चाहे उनके घर में पानी जल कनेक्शन दे। ये सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं, या फिर उनके घर तक राशन पहुंचाए। इसलिए दे पा रहे हैं इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हम विकास तो करेंगे लेकिन हम गरीबों को मजबूत करेंगे। तो हमने गरीबों को मजबूत करने की जो कोशिश की थी, आज गरीब मजबूत हो रहा है, दुनिया की रिपोर्ट भी दर्शा रही है। और साथ साथ हमने अमीरों को भी जिम्मेदार बनाया है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के प्रति, वो भी उनको एहसास दिलाया है, ताकि देश में एक समानता रहे, क्वालिटी रहे। और उसकी उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने पॉलिसी मेजर्स ऐसे लिए ताकि देश भी मजबूत हो और साथ साथ देश की जनता भी मजबूत हो। तो ये बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो या फिर उनके बड़ बोले बहुत सारे नेता हैं, जो कि आज के देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। अरे भाई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है अगर सेविंग रेट पे, तो जाहिर है कि आपके जो लोन भी, जो जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने घर लिया और लोन पे घर लिया, उनके लोन के भी जो परसेंटेज थी, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता, तो वो भी कम हुआ है। लेकिन उनको ये कहाँ समझ में आएगा, उनको ये दिख नहीं रहा है कि गरीबी का स्लोगन, जो उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, आज गरीबी तो हटाया नहीं लेकिन स्लोगन ही देते रहते थे। आज हमने उस गरीबी को हटाने का काम किया है और आज देश में अगर देखिए तो गुर्बत कम हुई और इसीलिए गरीबी रेखा से लोग 27 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो इस तरह की बात करते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, भाई अर्थव्यवस्था देखिए, आप किस बेसिस पे मेजर करेंगे अर्थव्यवस्था में? आज के दुनिया के जो परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान की है, जिसका जीडीपी 6.5%, एस्टिमेटेड जीडीपी 6.5% है, वो रफ्तार से चल रही है। जबकि दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को अगर देखें तो उसका कंट्रैक्शन हो रहा है, 3% से घट के वो 2.4% पे जाने वाली है। और भारत का जो इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें 20%, 1/5 कंट्रीब्यूशन इस देश से आता है। तो हमारी स्थिति, हमारी स्टैंडिंग स्टेचर जो है वो दुनिया में अभी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को आज
कंसर्न की तरह नहीं, जैसे 2014 में 13-14 में देखा जाता था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, करप्शन है, ये है, 10 तरह की बातें करते थे। आज फैबुलस इकोनॉमी और कॉन्फिडेंस और एडमिरेशन के साथ देखा जाता है कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो भारत में इन्वेस्ट करना है। ऐसे कई आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जिससे ये इस बात को हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अगर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, आज दुनिया में सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसी है जो हमसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे पास लगभग 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसी तरह से आप देखिए, अगर आप ग्रोथ में देखिए तो हमने कहा कि 6.5% जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए तो हमारा जो एफडीआई है वो रिकॉर्ड एफडीआई है, 81 बिलियन डॉलर का एफडीआई है इस साल। और अगर आप देखिए कांग्रेस के समय में, जो यूपीए के समय में 10 साल में जो आया था, $250 ट्रिलियन एफडीआई आया था, और हम 10 सालों में 3/4 मतलब 750 बिलियन से भी ज्यादा हम जो है वो एफडीआई लेकर आ चुके हैं। तो और अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट्स में देखिए तो एक्सपोर्ट्स में हमने जो है आज जो है 824 बिलियन, 824 बिलियन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रहा है, चाहे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो, चाहे आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो, दोनों एक्सपोर्ट्स जो है तेजी से बढ़ रहा है और रिकॉर्ड है 824 बिलियन। 2014 में 400 बिलियन था और अभी 824 में 77% की ग्रोथ हुई है। ये इसलिए हो सकता है कि पॉलिसी मेजर्स लिया है, जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, चाहे जीएसटी जैसे, तो जीएसटी में आप देखिए 2 लाख करोड़ का में करेक्शन जो था 2 लाख करोड़ का था। उसी तरह से आप अगर देखिए, अगर एनपीए रेजोल्यूशन के लिए, तो एनपीए रेजोल्यूशन हमने किया तो बैंकिंग कोड लेकर आए तो एनपीए रेजोल्यूशन हुआ, तो वहां पर भी हमने सारी रिकवरी की और रिकवरी के साथ बैंकों की स्थिति इतनी मजबूत की कि बैंक अब रिकैपिटलाइज भी किया, बैंक की स्थिति बढ़ गई, कैपिटल एडिक्वेसी भी बढ़ गई और बैंक जो है क्रेडिट ऑफटेक भी अब बहुत तेजी से होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि भाई हमारा इन्फ्लेशन कैसा है, नौकरियां नहीं है। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन उनको अपने समय में, यूपीए समय में देख लेना चाहिए कि एवरेज इन्फ्लेशन क्या था, और हमारे 10 साल के समय में देखना चाहिए कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है। आज सीपीआई इंडेक्स को देखें तो बिल्कुल नीचे दर पे 2.3 के आसपास है। और अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें, जो मैं बार बार आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा फूड इन्फ्लेशन साइक्लिकल रहता है सीजन के हिसाब से, तो आज घट के जो है, जो उस वक्त 5.6 था, आज घट के जो है 0.99% हो गया है। तो ये सब चीज दिखाता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, अर्थव्यवस्था से भी तेजी से चल रही है, हमारे गरीब भी मजबूत हो रहे हैं। और जॉब क्रिएशन के बारे में जब कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के सीनियर लीडर, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में आज 5 करोड़ की लाख मेंबरशिप है और हमने उनके पास 4 टाइम ज्यादा हमने जॉब क्रिएट किया। और उनके जिस तरह से उनकी पार्टी को लोग छोड़ने जा रहे हैं, तो लगता है कि, और जिस तरह से हम जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार जॉब क्रिएशन कर रही है, तो हमें लगता है कि 5 टाइम हो जाएगा। उनकी पार्टी की भी जो मेंबरशिप की स्ट्रेंथ है 140 साल पुरानी पार्टी की, हमने महज 10 साल में इतने जॉब क्रिएशन किए। आज 17 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट किए, जबकि उन्होंने अपने 10 सालों में सिर्फ 2.8 करोड़ जॉब क्रिएट किए थे, जबकि हमने 17.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया और तेजी से जॉब क्रिएट हो रहा है। और आप ये भी देखिए फॉर्मल इकोनॉमी में, तो आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से जॉब क्रिएट हो रहा है, तो ईपीएफओ के नंबर आपको साफ दिखते हैं कि हर महीने 20 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो रहे हैं ईपीएफओ के नंबर अलोन। बाकी सारे और भी डेटा है जो देख सकते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी में जिस तरह से जॉब क्रिएट हो रहा है। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बताना चाह रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था तो साथ बहुत अच्छी चल रही है और दुनिया इसको एडमायर कर रहा है। पूरी दुनिया में अगर कंसर्न है तो बाकी देशों में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूरोप में है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा कंसर्न है। एक्सटर्नल कंसर्न जो है हम समझते हैं, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है, वॉर हो रहा है, सब हम लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आपके देश में जिस तरह से पॉलिसी मेजर्स और पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार ने ली है या बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत से और मजबूत होती जा रही है। उनके समय में रेंगती हुई अर्थव्यवस्था थी, अब हमारे समय में तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, आप जैसा मैंने कहा एक्सपोर्ट्स में, अगर एक्सप्रेस वे में देखिए, चाहे रेलवेज में देखिए, हर जगह पर
हम या तो दुनिया में दूसरे स्थान में है, या तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में है। इस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ है पिछले 10 सालों में। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक बनेगी, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो भी हम पूरा करेंगे। और दुनिया में विकसित भारत में, दुनिया में जो है टॉप की 3 इकोनॉमीज में भारत का नंबर 2 या नंबर 1 या नंबर 3 इसमें नंबर 2047 तक आएगा। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से दुनिया का कॉन्फिडेंस भारत के प्रति आ रहा है, जिस तरह से हमारे जो इनकम लेवल बढ़ रही है लोगों की, और जिस तरह से मार्केट की रेट हो रहा है, तो लोगों का पूरे दुनिया में जो है ध्यान भारत की तरफ है, आकर्षित हो रहा है। भारत को ही देखते हैं कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए और भारत में ही आगे अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ेगी। ग्रोथ कैपिटल जो है दुनिया का सब भारत में आ रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस पूरे नए भारत को बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान दिया कि हमारे देश की जनता कभी पीछे नहीं छूटे। इसलिए उनके दामन को थामा, उनके हाथ को मजबूत किया, उनको पॉवर्टी से निकाला, उनको हर तरह के स्कीम लेकर आए, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो SC/ST के लिए जो स्टैंड अप स्कीम लेकर आए, या फिर आप आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लेकर आए। ऐसे बहुत सारे स्कीम लेकर आए जिससे उनका जो ईज ऑफ लिविंग बढ़े। और उसी को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बैंक ने कि हमारे जीनी इंडेक्स में भारत के में जो इक्वालिटी बढ़ी है और इनइक्वालिटी कम हुई है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज पूरे देश गर्वान्वित हो रहा है। जिसने भी इस रिपोर्ट में, कई जगह दुनिया में ये रिपोर्ट छपी है और हर लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और जनता को साथ लेकर चला, उसका ही नतीजा है कि आज इनइक्वालिटी कम हुई है, गुर्बत से बाहर लोग निकले हैं। और इसीलिए मैं गर्व से कह रहा हूं कि इसीलिए आज अप्रूवल रेटिंग जो दुनिया में आई है लीडरशिप के बारे में, ग्लोबल लीडर्स में, आज मैं कहना चाहता हूं ग्लोबल लीडर्स में मैं बड़े गर्व से दिखाना चाहता हूं कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री की 78% अप्रूवल रैंकिंग है। मींस दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा जो अपने देश की चिंता करने वाला अगर कोई लीडर है तो भारत का प्रधानमंत्री, जो 78% जो अप्रूवल रेटिंग के साथ आया। तो ये मैं 3 बड़े रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। एक तो वर्ल्ड बैंक के जीनी इंडेक्स से कैसे भारत में इनइक्वालिटी कम हुई है, गुर्बत कम हुई है। दूसरा मैंने जो डेमोक्रेसी के बारे में आए उसके बारे में, भारत जो है टॉप 4 में आता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए। देश की जनता खुश है कि अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी बहुत अच्छा से चल रहा है, डेमोक्रेसी का बहाल है यहाँ पर। और तीसरा कि लीडरशिप, ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है कि देश की लीडरशिप की वजह से। और देश के लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग आई है। इवन अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट को देखिए तो 50% अप्रूवल रेटिंग के साथ है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की 78% अप्रूवल रेटिंग है। तो जो कांग्रेस पार्टी या उस तरह की पार्टियां जब इस तरह की बातें करते हैं, गुमराह करने के लिए बात करते हैं, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो स्लोगन देते थे, हमने वो सच करके दिखाया है। हम डिलीवर करते हैं। इसलिए जिस मापदंड पे भी वो बोलना चाहते हैं, हम उस पर सारे आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि हमने कैसे देश को आगे बढ़ाया है और देश कैसे तरक्की के रास्ते और तेजी से दौड़ रहा है। धन्यवाद। आपका कोई सवाल? आपके कोई प्रश्न हो तो शैलेंद्र, 1 मिनट शैलेंद्र। इसमें जो सवाल है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि जो विकसित देश हैं उनसे हम 2 मामलों में आगे हो गए। पहला तो समानता के मामले में हम कम असमान देश हैं अमेरिका से भी, और दूसरा डेमोक्रेसी में भी हम उनसे बेहतर हो गए अमेरिका सहित तमाम G7 देशों से। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो लोग विकसित देशों का उदाहरण देकर भारत की डेमोक्रेसी पर या फिर ज्यादा असमान हो रहा है और कहा जा रहा है कि पूंजीवाद वाले सेंट्रिक योजनाएं बनाई जा रही, तो उनको क्या पसंद है? देखिए, ये वो लोग, ढोंगी लोग जो इस तरह के बात लोगों को गुमराह करने के लिए कहते थे, हमें तो इस बात का अंदेशा था कि हम जिस तरह से पॉलिसी इनिशिएटिव लिया हमारी सरकार ने, हम देश की जनता को मजबूत बनाते हुए आगे चल रहे हैं और विकास के रास्ते चल रहे हैं। तो हमने विकास के रास्ते में कभी समानता को नहीं पीछे छोड़ा, लेकिन और डेमोक्रेसी के हर प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया। ये भी हमने पूरा उस फॉलो करते हुए आगे बढ़े। इसलिए आज दुनिया की रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है कि भारत
सिर्फ अर्थव्यवस्था के हिसाब से मजबूत नहीं हुआ, भारत के सोसाइटी मजबूत हुई, भारत के देश के लोग मजबूत हुए। और जो लोग इस बात को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए बोलते थे, आज उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। गौरव, मेरा दो सवाल है, पहला जफर जी से, दूसरा आपसे। बिहार के नेता आप हैं तो आपसे भी एक सवाल है। सर जफर जी, आपसे आप कह रहे हैं कि नीति देश में आया है, नितिन गडकरी जी का कल बयान आया है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि $3 प्रतिदिन अगर परिवार को मिल रहा है एक आदमी को, तो वो अमीर है, मतलब गरीबी से बाहर है। ये आपको जायज लगता है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये ग्लोबल रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें जो भी मेथोडोलॉजी है वो पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। ये पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे रख के एक मेथोडोलॉजी अपनाया है, और उस मेथोडोलॉजी के बेसिस पे जो है उन्होंने जो सैंपल सर्वे लिया और उसके बेसिस से बनाया, उसके बेसिस पे बिल्कुल हमारे यहाँ $3 हमारे यहाँ के लिए भी वैलिड है, $3 बाकी दुनिया के लिए भी वैलिड है। हमसे भी बहुत सारे छोटे देश हैं जो वहाँ के लिए भी वैलिड है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में हमने हमारा देश, हम गर्व से कहते हैं हमारा देश इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका है इसलिए कि हमने उस दिशा में काम किया है कि गरीबों के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लेके आए। आप बताइए, पहले क्या आयुष्मान भारत जैसा स्कीम था, क्या जनधन जैसा स्कीम था, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था, क्या हम आधार कार्ड बनाते थे जिससे पहचान पत्र हो, जिसके बेसिस पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहते थे। क्या लोगों के, ये बात आपकी ताकत कितनी भी हो, लेकिन फिर भी सरकार समझती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको राशन भी देना चाहिए, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था। चाहे आप कितने भी हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ भत्ता मिलता था सरकार की तरफ से, सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। आज भारत इस मुकाम पे पहुंचा है, इस ऊंचाई पे पहुंचा है कि हम उस काबिल हो गए हैं कि हम अपनी जनता को राशन भी देते, फ्री राशन देते। इसलिए नहीं कि एहसान कर रहे, बल्कि उनका योगदान है इस देश में, और उनको देश के खजाने में उनको मिलना चाहिए देश के खजाने से, इसलिए हक है उनका, इसलिए मिलता है। संजय जी, आपसे सवाल है। बिहार में 2 बड़े फैसले हुए हैं। पहली बार युवा आयोग के गठन की बात की गई है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा गया है जो युवाओं के लिए शायद बेहतर होगा। इसके अलावा महिलाओं को 35% आरक्षण सभी सरकारी नौकरी में होगा। ये बिहार सरकार का फैसला है। निश्चित तौर पे ये फैसला आया है, हम उन्नत बिहार की ओर अग्रसर हैं। और जब उन्नत बिहार की ओर अग्रसर हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है, इसमें लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जीविका का जो कार्य है वो देश ने देखा है, जीविका में भी हमने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। हमने 20 में जब चुनाव लड़ा था तो कहा था आत्मनिर्भर, तो अब आत्मनिर्भर युवा, और जो युवाओं के लिए विजन तैयार किया गया है, इस विजन में स्पष्ट है कि रोजगार, प्रशिक्षण और पढ़ाई सबका समन्वय होगा। उसके बाद निरंतर हम आगे बढ़ेंगे, युवाओं को अवसर मिलेगा, नशा मुक्ति और सामाजिक बुराई की भी दिशा में युवा आयोग काम करेगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का जो ये फैसला है, महिलाओं और युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। ये लगातार हम जो आगे बढ़ रहे हैं बिहार में, उसका परिणाम है, इसीलिए ऐसा ऐतिहासिक निर्णय आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। आप सभी लोग, प्रेस के लोग जो आज प्रेस वार्ता में आए हैं, आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, वैसे तो अक्सर प्रेस ब्रीफिंग होती है, लेकिन आज का प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि आज के प्रेस ब्रीफिंग में नॉर्मल अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आज पूरा देश गर्वान्वित है और भारत को जो सम्मान मिला है उसके बारे में इस प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा हम आपके बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देश किस ऊंचाई पे पिछले 11 साल में गया है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने किस तरह से देश की ऊंचाई पे जो जा रही है, ऊंचाई पे जो देश गया है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट लिखा है। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही डंका बज रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का नाम आता था। आज वो नाम बदल के हो गया है
फैबुलस फोर। अब जब मैं कहता हूं फैबुलस फोर दुनिया में, तो सिर्फ ये मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने वेस्ट इंग्लैंड के साथ जो अभी टेस्ट जीता उसके बाद इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग जो है फैबुलस फोर हो गई, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा है। जो अर्थव्यवस्था में तो भारत चौथे स्थान पे नॉक कर ही रहा है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स के बेसिस पे देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे, तो हम ऑलरेडी चौथीवें स्थान पे है, लेकिन जीडीपी के बेसिस पे हम बिल्कुल नॉक कर रहे हैं और जो थोड़े समय में हम चौथे स्थान पे भी आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे हम 697 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसके बेसिस पे हम चौथे स्थान में है। लेकिन अभी जो मैं फैबुलस फोर की बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो समाज में इक्वालिटी है उसके बारे में आया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि, और बहुत गर्वान्वित होकर कह रहा हूं कि पिछले 11 साल में जो हमने तरक्की की है, देश को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इक्वालिटी है समाज में वो भी हमने ध्यान रखा, उसका भी पूरा ध्यान हमने रखा। आज देखिए जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जिनी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो मापता है कि समाज में इनइक्वालिटी और इक्वालिटी किस तरह से है, उसको मापता है। अगर आपका रिपोर्ट देखें तो जो हमारे दो पहले रिपोर्ट थी उसमें 28.5 जो है, जो जिनी इंडेक्स था उसका रैंकिंग था 28.5। उसके बेसिस पे हम जो है बहुत इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से बढ़ा है, उसमें पिछले रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है, जो 25.2 का इंडेक्स का जो नंबर है, उसके बेसिस पे हम जो है दुनिया के चौथी जो है ऐसी सोसाइटी है जो जिसमें समानता है, जो मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी है, उसमें चौथवें स्थान पे आए हैं। ये कैसे ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक हो गया है, ये कोई एक दिन रात में उठे, सोया रात में सुबह उठे और देखा कि हम चौथवें स्थान पे मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी दुनिया के हो गए, ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे जाहिर है विजन होगा, सोच होगा। नए भारत के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार का जिक्र किया है कि नए भारत का निर्माण करें। नए भारत में क्या है, वो यही है, दर्शाता है जो आप इस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जीनी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताता है कि हम अब मोस्ट जो सोसाइटी जिसमें इक्वालिटी है उसमें चौथवें स्थान में। और आपको बताना चाहता हूं, ये चौथवें स्थान जो है हम G7 कंट्रीज है उससे बेहतर है। कोई भी G7 कंट्रीज हमसे नीचे में है, हमसे ऊपर सिर्फ या तो बेलारूस है, स्लोवेनिया है और एक और कंट्री है जो हमसे ऊपर है। बाकी सारे कंट्री, अमेरिका भी नीचे है और बाकी जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है सब नीचे है। एक बात और बताना चाहता हूं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को प्यू रिपोर्ट जो है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेसी में भी हम चौथवें स्थान फैबुलस 4 पे है, दुनिया में उससे ऊपर ही है। हमारे जो टॉप 4 का है उसमें भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देश के जनता समझती है कि विकास के साथ डेमोक्रेसी को भी पालन होता है, और वो अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है उसके साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हम फॉलो करते हैं। और यहां पर भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी दुनिया के कंट्री उससे आगे है। कुछ कंट्रीज हमसे, एक आध 2 कंट्री जैसे स्वीडन हमसे आगे है, लेकिन बाकी यूएस, यूके, सारी कंट्री जो दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर देते हैं, हम उनसे आगे हैं। ये अपने आप में एक गर्वान्वित होने वाली बात है। और जाहिर है ये ऐसे तो नहीं हुआ कि एक दिन में सोचा और हो गया। हमने जाहिर है इसके बारे में सोचा होगा, समझा होगा, और विजन इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया होगा। और इसलिए जो अर्थव्यवस्था जो है उसको हमने मजबूत करने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से हम फैबुलस 4 में आ गए हैं। जब फैबुलस 4 में आए हो तो इसके पीछे सोच होगी और वो विजन होगा, और किस तरह से हम आगे बढ़े उसका पूरा जो है 11 साल का जो जर्नी है वो दिखाता है कि हमने गरीबों का हाथ थामा है, गरीबों को मजबूत किया है, हमने विकास किया है, लेकिन समानता को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है, उसको इग्नोर नहीं किया है। हमने गरीबों के लिए नए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं। आज अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताता है कि अगर $3 से अगर कम इनकम आपकी है, पहले के रिपोर्ट में $2.15 था, अब $3 है, तो 27% ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन अब वही $3 के नीचे वाले जो नंबर है उसमें हम 27% से नीचे घट के 5.35% है। मानो
जो हमने बार बार कहा है कि गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है। हम तो जानते थे कि जिस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई है, चाहे आप देखिए आयुष्मान भारत स्कीम हो, आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है, एक गरीबों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनको अपने घर बेचने की जरूरत नहीं है अगर इलाज कराना है। ये दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन गया है आयुष्मान भारत स्कीम। आज 41 करोड़ लोग, 42 करोड़ लोग इस आयुष्मान भारत कार्ड होल्ड कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिनको आज सरकार की तरफ से सहायता मिली है कि ताकि वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए वो अपना इलाज करा सके। उसी तरह देखिए, कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट से ब्रॉडबैंड, आज 55-56 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। जो लोग बैंकेबल नहीं थे, जो बैंक से वंचित रहे थे, जो कभी बैंक के बारे में नहीं जानते थे, आज उनके अकाउंट्स, भारत के प्रधानमंत्री की सोच ने आज उन लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए और उनके बैंकों में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो आज 44 लाख करोड़ का हमने ट्रांसफर किया है। उस 44 लाख करोड़ में से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख करोड़ हमने बचाया है। वो कैसे बचाया है? जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, वो ऐसे थे कि 3.5 लाख करोड़ वैसे लोगों को जा रहा था जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे। ये कांग्रेस के पैदा किए हुए लोग थे जो कभी देश में कभी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनका नाम, पता, उनका सब कुछ था। लेकिन जब हमने उसको लिंक किया आधार से तो पता चला ये सब फर्जी लोग थे। तो 3.5 करोड़ लोग ऐसे भी थे, 3.5 लाख करोड़ उन लोगों को से बचाया जो आज गरीबों के परिवार को हम इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। चाहे उनको गैस कनेक्शन दें, चाहे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दें, चाहे उनके घर में पानी जल कनेक्शन दे, ये सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं, या फिर उनके घर तक राशन पहुंचाए। इसलिए दे पा रहे हैं इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हम विकास तो करेंगे लेकिन हम गरीबों को मजबूत करेंगे। तो हमने गरीबों को मजबूत करने की जो कोशिश की थी, आज गरीब मजबूत हो रहा है, दुनिया की रिपोर्ट भी दर्शा रही है। और साथ साथ हमने अमीरों को भी जिम्मेदार बनाया है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के प्रति, वो भी उनको एहसास दिलाया है, ताकि देश में एक समानता रहे, इक्वालिटी रहे। और उसकी उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने पॉलिसी मेजर्स ऐसे लिए ताकि देश भी मजबूत हो और साथ साथ देश की जनता भी मजबूत हो। तो ये बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो या फिर उनके बड़ बोले बहुत सारे नेता हैं, जो कि आज के देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। अरे भाई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है अगर सेविंग रेट पे, तो जाहिर है कि आपके जो लोन भी, जो जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने घर लिया और लोन पे घर लिया, उनके लोन के भी जो परसेंटेज थी, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता, तो वो भी कम हुआ है। लेकिन उनको ये कहाँ समझ में आएगा, उनको ये दिख नहीं रहा है कि गरीबी का स्लोगन, जो उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, आज गरीबी तो हटाया नहीं लेकिन स्लोगन ही देते रहते थे। आज हमने उस गरीबी को हटाने का काम किया है और आज देश में अगर देखिए तो गुर्बत कम हुई और इसीलिए गरीबी रेखा से लोग 27 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो इस तरह की बात करते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, भाई अर्थव्यवस्था देखिए, आप किस बेसिस पे मेजर करेंगे अर्थव्यवस्था में? आज के दुनिया के जो परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान की है, जिसका जीडीपी 6.5%, एस्टिमेटेड जीडीपी 6.5% है, वो रफ्तार से चल रही है। जबकि दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को अगर देखें तो उसका कंट्रैक्शन हो रहा है, 3% से घट के वो 2.4% पे जाने वाली है। और भारत का जो इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें 20%, 1/5 कंट्रीब्यूशन इस देश से आता है। तो हमारी स्थिति, हमारी स्टैंडिंग स्टेचर जो है वो दुनिया में अभी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को आज कंसर्न की तरह नहीं, जैसे 2014 में 13-14 में देखा जाता था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, करप्शन है, ये है, 10 तरह की बातें करते थे। आज फैबुलस इकोनॉमी और कॉन्फिडेंस और एडमिरेशन के साथ देखा जाता है कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो भारत में इन्वेस्ट करना है। ऐसे कई आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जिससे इस बात को हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अगर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आज दुनिया में सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसी है जो हमसे